हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभ टॉक। संस्कृत का आज फर्स्ट लेक्चर है। हमने सोचा कि आज से हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। हम बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में दे रखा है। आज जो मेरा टॉपिक जो रहेगा इसमें आप देखेंगे संस्कृत का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में मतलब आपको बार बार पीडीएफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपना सिलेबस प्रिंट आउट निकालवा लें, क्योंकि उसमें क्या है, जो 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 टॉपिक कंप्लीट होता गया है उसको टिक लगा ले। एक बार रिवाइज हो गया तो उसको एक बार और टिक टिक लगाते चले। ऐसे करके आपको अब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है अपने पास, और कितना टॉपिक कहाँ पे पढ़ना है ये सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो इस समय हमारे फर्स्ट चैप्टर जो है संस्कृत का बीएमएस फर्स्ट ईयर में संस्कृत वर्णानाम संस्कृत वर्णानाम उसमें 4 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो महसा सूत्राणी, उच्चारण स्थानानी, बाह्य प्रत्यनानी, अभ्यंतर प्रत्यनानी। तो आज हम महसा सूत्राणी को कवर करेंगे और उच्चारण स्थानानी को कवर करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपका पूरा जो संस्कृत है सरल इजी लैंग्वेज में कंप्लीट करते रहें और सिलेबस का कोडिंग कंप्लीट करें। और आपका कोई भी क्वेरी हो, अगर क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और जितना भी हम पढ़ाएंगे इसका जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो हम संस्कृत के साथ साथ हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को भी कंप्लीट करते चलेंगे। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसके अलावा आपका रेगुलर आपको यहाँ पे लेक्चर मिलने लगेगा। तो हमारे चैनल को आप आए हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर संस्कृत का फर्स्ट लेक्चर है आज, तो इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। आपको लगता है बीएमएस में संस्कृत जो है टफ सब्जेक्ट माना जाता है, जो सीबीएसई बोर्ड से उनके लिए ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि उसने आज इससे पहले कभी संस्कृत का मतलब बुक कभी नहीं खोला या पढ़ा है, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन उनको आज मैं इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। कुछ शॉर्टकट ट्रिक से भी कुछ अगर होगा तो वहाँ पे याद करवाने का कोशिश करूँगा। आप पूरे हमारे साथ इसी तरह से मतलब आगे चलते रहिए, और आपको धीरे धीरे करके धीरे धीरे सब कुछ कवर करते रहेंगे। तो पहला जो होता है वर्ण या अक्षर, हम बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। वर्ण क्या है? देखिए, वर्ण वहाँ है जो संकेत जिसका विभेद ना किया जाए, जिसका जो हम मुख से जिन ध्वनियों को उच्चारण करते हैं ना, जिसका विभेद ना किया जाए, तो उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के लिए क्या कहें, ये छोटी से छोटी ध्वनियों को उत्पन्न करता है। हम जब छोटी से छोटी बातों को वर्ण को उच्चारण के लिए हम लोग शब्द बनाते हैं, हम बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम वर्ण के इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उसी वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी कहते हैं। अब अक्षर वर्ण एक ऐसी व्यक्ति या छोटी सी छोटी अखंड ध्वनि है जो मुख के भीतर तालु या कंठ या जिह्वा आदि से योग से उत्पन्न होता है, जैसे कि आ, ई, उ, का आदि। इस प्रकार वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं, स्वर या व्यंजन। तो स्वर में आप कह सकते हैं, स्वर के डेफिनेशन आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे। स्वर, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, आपने जब तक अब तक जितने भी पढ़ा है हाई स्कूल इंटर में, हाई स्कूल तक आपने जितना भी पढ़ा है ये सब पढ़ के आ रहे हैं, सारा कुछ बेसिक चीज़ें सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि बस एडवांस लेवल पे होने के लिए आपको बस इसी श्लोक पे फोकस करना पड़ेगा। श्लोक, बीएमएस में बस श्लोक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने श्लोक लिख लिया तो आपका स्कोर अच्छा मिलेगा। अगर आपने वही चीज़ें अपने पूरा 2-3 पेज में आपको कंप्लीट कर रहे हैं हिंदी में लिख लिख के, और मान लीजिए क्वेश्चन 5 नंबर का है, कोई क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है, तो क्या है कि आपने पूरा लिख दिया, ये सब पूरा का कंप्लीट कर दिया, बट आपको क्या है कि पूरा नंबर ना मिल के आपको वही 4 या 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपने श्लोक लिखा और उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल लिखने के बाद आपने लिख दिया, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस चीज़ का फोकस रखेंगे, इसी चीज़ पर फोकस करते हैं। एग्जामिनर भी इसी पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करता है कि देखते हैं बच्चा श्लोक लिखा है कि नहीं, या कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ पे लिखे हैं कि नहीं। तो अब स्वर की बात करें तो स्वर क्या है, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः किया जाए, अर्थात जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्ग का उच्चारण ना हो, अन्य वर्ग का सहायता ही ना लिया जाए, जिसकी हेल्प ना ली जाए, तो ऐसे वर्ड को स्वर कहते हैं। स्वर में जैसे आ, ई, उ, री, लिरी,
ये सब स्वर आते हैं। और उसके बाद बात करें तो व्यंजन की, अब यहाँ पे आपको ये मेन चीज़ आपको श्लोक याद रखना है, यही श्लोक इम्पॉर्टेंट है। स्वयं रजन्ते इति स्वरा। अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में अन्वग भवति व्यंजनाम, अंजनम अन्वग भवति व्यंजनाम, जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जाए, वे सभी वर्ण जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जाए, अर्थात जब किसी भी वर्ण का जब स्वर का सहायता से बोला जाए उन्हें ही व्यंजन कहते हैं। जैसे का के साथ आ रहा है, अगर का बोले तो आधा वर्ड हुआ है, का के साथ आ जोड़ेंगे तो का। उसके बाद ऐसे करके ये जो है, अब इस पॉइंट में अब थोड़ा सा और एक पॉइंट है व्यंजन में, हल। व्यंजन को ही हल कहते हैं। अब हल क्या होता है? हल एक प्रत्याहार होता है। वैसे ही स्वर को अच प्रत्याहार कहते हैं। स्वर आपने यहाँ पे देखा होगा, ये स्वर को अच भी कहा जाता है। ये प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार क्या होता है इसके बारे में आगे बताएंगे। जो जैसे इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया, आई यू स्वर का होता है। अब इनकी संख्या जो है 9 होती है। किसी किसी को कुछ बुक्स में या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो स्वर जो है 11 लिखा है, बट यहाँ पर अच के अनुसार मतलब प्रत्याहार के अनुसार टोटल 9 ही स्वर होते हैं। प्रत्याहार समझना जरूरी है। आगे इसी पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। महेश्वर सूत्र में प्रत्याहार, महेश्वर सूत्र जो है वो प्रत्याहार बनाने सिखाता है, कैसे प्रत्याहार बनाते हैं और प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। ये सिर्फ को पूरा बेसिक मतलब व्याकरण को शुरू से लेकर कैसे स्टार्ट करें उसी महेश्वर सूत्र पे ही डिपेंड करता है। महेश्वर सूत्र सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आया है तो महेश्वर सूत्र को लेकर आया। महेश्वर सूत्र कभी कभी इसका 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। पूरा महेश्वर सूत्र लिखिए, 14 महेश्वर सूत्रों को लिख लीजिए। वही व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में आपको 33 संज्ञा होंगी, वर्ण होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर व्यंजन हो गया। अब व्यंजन में ये सारे कास का खा गा गा या वा रा तक होगा। उसके बाद व्यंजन का उच्चारण काल मात्र, व्यंजन का उच्चारण काल अर्ध मात्रा काल होता है। अब इसको पॉइंट समझना जरूरी है। अब इनको समझाते हैं थोड़ा सा आपको कि मान लीजिए का लिखा हो तो ये का है व्यंजन, लेकिन का इसके नीचे जो डैश लगाते हैं ये आधा वर्ड हुआ है, इसका मतलब होता है आधा मात्रा, आधा का हुआ। तो इसके साथ अगर आ लगाते हैं तब जाके व्यंजन बनता है और उसको कहते हैं का। तो इस पॉइंट को जब हम ये लगा रहे हैं, इसको हम कहते हैं हलंतम, हलंत। अब हलंत के साथ साथ और कुछ थोड़ा इसके साथ साथ कुछ और वर्ड बता देता हूँ। जैसे कि ये हलंत हो गया, इसको हम हलंत कहते, इसको लिख लीजिए आप लोग हलंत। और इसके बाद आपको अनुस्वार, ऐसे अनुस्वार जब होगा ऊपर बिंदी होगा, इससे अनुस्वार कहते हैं। और इसके साथ जब वर्ड के पीछे डबल ऐसे बिंदु लगाएंगे इसे विसर्ग कहेंगे। और इसके बाद आप अपग्रह लगा सकते हैं, ऐसे करके अपग्रह, इसे अपग्रह कहते हैं। ये जो वर्ड है इस सारे का मतलब समझाता है थोड़ा। हलंतम, मान लीजिए का के नीचे ये लगा दिया एग्जाम्पल के तौर पर, ये एग्जाम्पल है ये का। अब अनुस्वार लगाते हैं, अंग आ के ऊपर लगा बिंदु लगाते हैं, इसी पॉइंट को अनुस्वार करते, एग्जाम्पल को बता रहा हूँ। अब विसर्ग में आप लास्ट में जो ये डबल ये लगाते हैं बिंदी, का के पीछे लगा या किसी के भी पीछे लगाते हैं तो इसको विसर्ग कहते हैं। अब जब आ का आधा मात्रा हो जाता है, आ का आधा मात्रा को ही अनुस्वार, इसे आधा मात्रा को ही अपग्रह कहते हैं। ठीक है, आधा मात्रा मतलब हिरिश्य हो जाता है। आ का ही इसे ही आ कहते हैं, लेकिन ये कम टाइम में बोले जाने वाला, जो एक मात्रा में बोला जाता है उसे उससे भी आधा मात्रा में बोले जाए उसे अपग्रह कहते हैं। ये पॉइंट हो गया हलंतम वाला। तो ठीक है, व्यंजन का उच्चारण काल अर्ध मात्रा काल है, अर्ध मात्रा काल है। ठीक है, जिसे व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता है, स्वर का योग नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए जब
इसको हटा देते हैं तो ये जो वर्ण बनता है इसे ही व्यंजन कह रहे हैं। ऊपर लिखे गए ये सभी व्यंजन स्वर रहित हैं। आपने यहाँ पे जब पढ़ा होगा, देखा होगा, यहाँ पे सारी जगह हलंतम लिखा हुआ है, हलंतम लिखा है यहाँ पे, ये हलंतम, ये हलंतम है। तो इसी को कह रहे हैं कि यहाँ पे स्वर स्वर का योग नहीं होता है, उसे हलंतम चिन्ह लगाते हैं। और ऊपर दिए गए सारे व्यंजन व्यंजन स्वर रहित है, और इनके स्वर रहित रूप को समझाने की दृष्टि से हलंत हल की चिन्ह लगाया गया है। जब किसी व्यंजन को किसी स्वर के साथ मेल कराते हैं तो हलंतम का चिन्ह हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जब स्वर लगाया तो इसका हलंतम चिन्ह हटा दिया। अब हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये शुरू होता है महर्षि सूत्र। इसी को इसका सबसे बड़ा, इसीलिए इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चैप्टर में यही इम्पॉर्टेंट है और यही टॉपिक है महर्षि सूत्राणी। तो इसमें अब जब जितने भी बता चुका वो भी ये सारा बेसिक चीज़ें था, वो क्वेश्चन कम ही आते हैं। लेकिन आपको एक पॉइंट बता दूँ, आपके इसमें 20 MCQ भी आने वाले हैं, ठीक है। तो MCQ में आप समझिए कहाँ का MCQ फंस सकता है आपका। इस पॉइंट को आपको बताते चलेंगे। जैसे कि स्वरों में 9 होते हैं, स्वरों की संख्या जो है 9 होती है। और कहें मतलब ऑप्शन में आएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, आपको 9 लगाना है। उसके बाद कहेंगे कि स्वर को अलग किस नाम से जाना जाता है, तो अच प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद व्यंजन को हल प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। ऐसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये बन सकते हैं। इसके अलावा आपका हलंतम वाला आ सकता है, अर्धमात्रा काल को ही हलंतम कहते हैं, ठीक है। अब करें महर्षि सूत्र की बात करें तो महर्षि सूत्र में महर्षि का अर्थ होता है शिव, भगवान शिव। और सूत्र का अर्थ होता है मतलब समूह, एक प्रतीकों का समूह, प्रतीकों का समूह। प्रतीकों का समूह। अब महर्षि सूत्र की बात करें तो महर्षि सूत्र में टोटल 14 सूत्र है। अब ये सूत्र कैसे आया इसके बारे में एक छोटी सी कहानी। एक बार भगवान शिव ने नृत्य पूरा होने पर शनकादि सिद्ध महर्षियों के ज्ञान वृद्धि हेतु 14 बार डमरू बजाए। प्रत्येक बार एक नया नया सूत्र निकलता गया और उसको महर्षि पाणिनि ने अपने एक सिद्धांत में अपने शास्त्र में लिखते गए अत्यंत लघु रूप में प्रदान किया। महर्षि पाणिनि इसको अत्यंत लघु रूप में प्रदान किया। इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू के बजाने से हुई है। इसी कारण से महर्षि सूत्र कहा जाता है। महर्षि सूत्र का जो संख्या होती है वो 14 होती है। तो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, MCQ यहाँ से भी पूछ सकता है, महर्षि सूत्र में महर्षि सूत्र कितने होते हैं, तो टोटल 14 होते हैं। अब 14 नाम आपको याद रखने, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। और इसको एकदम कम से कम 10 बार लिख के याद करना है, क्योंकि एक भी वर्ड मिस्टेक हुआ तो आपका प्रत्याहार गलत हो जाएगा। मैं आगे बताने वाला हूँ प्रत्याहार क्या होगा, कैसे प्रत्याहार क्या होता है प्रत्याहार और कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर 14 प्रत्याहार 14 महर्षि सूत्र के नाम दे रखे हैं, इसको आपको याद करना ही होगा। आयुड़, लिरिक, एओन, एओच, हैवरट, लण, एमंगनम, झवय, घड़दश, जब गड़दश, खप छटत चटतब, कपाय, सशस्र, हल। इसको बार बार लिख के याद करना होगा। ये जो क्वेश्चन बनेगा आपका, महर्षि सूत्र लिखिए तो महर्षि सूत्र पूरा लिखना होगा, 14 के 14 महर्षि सूत्र लिखने होंगे। और एज इट इट एकदम एक वर्ड को सही से लिखना होगा, क्योंकि अगर कोई भी वर्ड मिस्टेक होता है तो आपका पूरा महर्षि सूत्र गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको सही से लिखना होगा महर्षि सूत्र को। इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ना कोई ट्रिक है इसकी याद, आप इसको अलग से याद करेंगे, ठीक है। तो इसको याद करने अब आया प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। प्रत्याहार का अर्थ जो है, जिसकी सहायता से कम शब्दों को अधिक से अधिक कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए, वह प्रत्याहार होता है।
मतलब बहुत कम शब्दों में आपको बताना हो तो प्रत्याहार का यूज़ करेंगे। प्रत्याहार अधिक से अधिक बातों को कम से कम बातों में लिखना, तो इसे कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है अष्टाध्यायी अध्याय में, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में प्रथम पाद के 71वें सूत्र में आदिरंतेन संहिता सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि को पाणिनि ने निर्देश दिया है। पाणिनि लघु सिद्धांत कौमुदी में आप पढ़ेंगे, जब पाणिनि का ही उद्देश्य वहाँ पे आएगा। लघु सिद्धांत आपको फर्स्ट, आप लोग जब पढ़ेंगे किताब से तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी सर पढ़ाएंगे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब उस लघु सिद्धांत कौमुदी जो है बहुत पूरा एडवांस लेवल की बुक्स है वो। उसमें आपको एकदम संस्कृत को शुरू से लेकर अंत तक जैसे जैसे संस्कृत में जो जो वर्ड जैसे आते हैं वो सारे समझाते हैं उसमें। तो आपको उतना एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना, आपको सच में बताया तो आपको बस जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग है उतना ही पढ़ना है। उसमें पूरा डिटेल में दे रखा है लघु सिद्धांत कौमुदी में, और उसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे क्या लिखा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। यहाँ पे दिखा रहा है कि सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि पाणिनि ने निर्देश दिया है। 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा में समस्त वर्णों का समावेश किया गया है। प्रथम सूत्र 4, प्रथम 4 सूत्र में आयुड़ से लेकर आयुड़ एवड़ एवच, ये जो 4 सूत्र है आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 जो सूत्र हैं आयुड़ लिरिक एवड़ एच एवच, इसे अच कहते हैं। ये टोटल चार को आयुड़ लिरिक एवड़ एवच को अच प्रत्याहार कहते हैं। इसे ही स्वर कहते हैं, पहले ही पढ़ा होगा आपने, स्वर कहते हैं। उसके बाद हाइब्रिड लड़ एवंगनम, उसके बाद झवय घड़दश जब घड़दश चटतप कपाय सर हल, इसमें इसको हल कहते हैं। इसे ही विसर्ग व्यंजन संधि कहते हैं और व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रथम चार सूत्रों को आयुड़ से लेकर एवच में स्वर वर्ण का तथा शेष 10 सूत्रों व्यंजन वर्ण की गणना की गई है। संक्षेप में बताएं तो स्वर को अज वर्ण और व्यंजन वर्ण को हल कहा जाता है, जो कि पहले ही आपने पढ़ा है। अब इसके बाद प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा समझा हुआ। यहाँ से इस टेबल में से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अच प्रत्याहार कैसे बनाएं। अच के लिए आपको क्या देखना है, यहाँ पर अच प्रत्याहार बना ही कैसे है आप समझिए। ये अच प्रत्याहार क्या है इसको समझिए। ये आयुड़ लिरिक एवड़ एवच है नहीं, इसके फर्स्ट वर्ड, ये जो फर्स्ट वर्ड है आपका आ और लास्ट के वर्ड का इसमें ये जो 2 वर्ड है इसे ही अभी हमने क्या कहा, प्रत्याहार क्या होता है, सबसे बड़ी से बड़ी शब्दों को छोटी से छोटी मतलब बातों में लिखना, अधिक से अधिक बातों को कम वर्डों में लिखना, उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। तो हमने क्या किया, 2 वर्ड ले लिया, अच ले लिया। अब हमने कह दिया ऐसे ये स्वर संधि है और स्वर है, ये जितने भी है स्वर है। अब आ से लेकर चा, ये अच कहा, वैसे ही है हल में क्या हुआ, देखिए हा और ला, ये 2 वर्ड लिया, बाकी सब गायब कर दिया। हमने इसे कह दिया कि यह हल है, ये हल प्रत्याहार है। अब समझिए, अब कहें कोई से भी वर्ड आ जाए तो आप कहेंगे कितनी इसमें अच प्रत्याहार में कितने वर्ड हैं, तो आपको सब हलंतम छोड़ देना है, जितने भी हलंतम वर्ड है इसको हटा देना है, सब लिखना है। पहले इन चारों सूत्रों को लिख लेना है, उसके बाद इस हलंतम वर्ड को काट देना है। उसके बाद जो जो वर्ड आएगा उसको लिखते चले जाना है। आ ई उ लिरी री लिरी ए ओ ए औ, ये वर्ड लिख लेना है आपका। ये जितना भी वर्ड हुआ है इससे ही अच में जितने वर्ड आने वाले हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अच में कितने वर्ड आते हैं, तो वैसे आपको कैलकुलेट करना है और आपको लिख लेना है। जैसे आकार वर्ण में 8 प्रत्याहार होते हैं। अब आकार क्या होता है, आकार समझिए, आ से जितने भी आते हैं, आ से वर्ड आकार, आ को ही आकार कहते हैं। आकार से देखिए, आकार वर्ड से कितने वर्ड बन रहे हैं, अर्ण बन रहे, अक बन रहे, अच बन रहे, अट बन रहे, अम बन रहे, अड़ बन रहे, अम अस अल, ये सारे प्रत्याहार बन रहे हैं। आ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आकार कह रहे हैं, आकार। और ये सारे कैसे बन रहे हैं फिर से बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अड़, वही उसी में चलते फिर से अड़ बनाने का सिखाता हूँ अभी को। पहले आ लीजिए, आ शुरू के वर्ड, और अड़ा जहाँ पे आ रहा है
यहाँ पे पकड़िए। अब इन दोनों वर्ण मिला के अण प्रत्याहार बन गया। अब अण में कितने शब्द हैं? आ ई उ, और लास्ट के वर्ड को काट देते हैं, हलंतम वर्ड को काट देते हैं। ये बन गया प्रत्याहार। ऐसे करके सारे प्रत्याहार बनेंगे। आपको मतलब आ का प्रत्याहार बनाना होता तो पहले आपको वो सूत्र लिखना होगा। उसके बाद आ, उसके बाद जो वर्ड का आएगा, जहाँ पे हलंतम में का वर्ड आया तो उसको पकड़ना है। उसके बाद उसमें जितने भी वर्ड आएंगे उसको लिख लेना है। ऐसे प्रत्याहार के शब्द बनते हैं। प्रत्याहार में कितने शब्द, ऐसे कहेंगे क्वेश्चन में आएगा कि अण प्रत्याहार में कितने शब्द हैं, अक प्रत्याहार में कितने शब्द होते हैं, ये सब लिखने को आता है। अब इसी तरह सारे ऐसे ही दे रखे हैं। कितने प्रत्याहार, टोटल कितने प्रत्याहार होते हैं? टोटल 42 प्रत्याहार होते हैं। इन 42 प्रत्याहारों को आपको याद भी करना होगा, और इसमें कौन से कितने वर्ड आएंगे वो आपको उसी महर्षि सूत्र से निकालना होगा। तो ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये सारे महर्षि सूत्र है। अब हम दूसरा पॉइंट पे जा रहे हैं, उच्चारण स्थानानी। उच्चारण स्थानानी में स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, ये सब जानने वाले हैं। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल या मात्रा, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं। उच्चारण काल मतलब हम जब कोई वर्ड बोलते हैं तो उसको उच्चारण करने में कितना टाइम लग रहा है, उसके आधार पर स्वर के भेद बताए गए। एक तो हृस्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। अब यहाँ पर एक श्लोक दे रखा है, एक मात्रो भवेत हृस्यो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो ज्ञेय व्यंजनम त्वर्थ मात्रकम। यहाँ पे एक मात्रो भवेद हृस्य, एक मात्रा जब होगा तो उसको हृस्य बोलेंगे। द्विमात्रा का टाइम लगेगा, द्विमात्रा होगा तो दीर्घ कहेंगे। और त्रिमात्रा स्तु प्लुतो, त्रिमात्रा होगा तो प्लुत स्वर कहलाएगा। यहाँ पे श्लोक दे रखा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। इस हृस्य स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब हम एक वर्ड को एक सेकंड में अगर बोल देते हो तो एक मात्रा कहलाता है। वही उसको बोलने में 2 मात्रा का टाइम लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत मात्रा तीन मात्रा का टाइम लगता है तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए नीचे देखते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण केवल एक मात्रा का समय लगे, कम से कम समय लगे, उन्हें हृस्य स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ रि ली री, इनकी संख्या 5 होती है और इसमें कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होते, इन्हीं के कारण इसे मूल स्वर भी कहते हैं। जिसका उच्चारण काल में मात्र एक मात्रा का समय लगे उसे हृस्य स्वर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण काल में हृस्य स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आई, आ, ई, उ, री, ये, ओ, ए, ओ, इनकी संख्या 8 होती है। आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिन स्वरों की उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्रा का उच्चारण काल होता है। 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है, उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए 3 अंक स्वर का आगे लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ओम, ओम में 3 वर्ड ज़्यादा वर्ड समय लग रहा है, इसीलिए इससे प्लुत स्वर कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्वर की बात किया हूँ, स्वर के भेद के। कल हम व्यंजन के भेद का बात करेंगे, उसमें हम पूरा बताने वाले हैं। और आगे के टॉपिक जो है उच्चारण स्थानानी में और बाह्य प्रत्यनानी, उसको कवर करेंगे। ऐसे ही आप पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे के ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको ये PDF उपलब्ध करा दूँगा। वहाँ पे आप वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से अपना नोट्स बना सकते हैं। और आपका नोट्स, खुद का नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिया है तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम कंप्लीट हो चुका है।